नमस्कार बच्चों। ये अलंकार आपके टॉपिक में आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। अलंकार से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। यहाँ ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। आप देखेंगे कि अलंकार अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहले अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 भाग हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, खास करके आपके एग्जाम में श्लेष अलंकार ज्यादा आएगा, यही आपसे ज्यादा पूछेगा। अनुप्रास में क्या होता है बच्चा? अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। वर्णों की आवृत्ति बार बार, यानी एक जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो बार बार रिपीट करेगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ देखिए र र और र, ऐसे यानी कुछ भी आ सकता है, कोई भी एक वर्ण बार अलग अलग हो। क्या होता है यमक? यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहाँ भी घटा है और यहाँ भी घटा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलग हो जाएगा। एक घटा होती है क्या, जो बादल होते हैं उनको बोला जाता है, और दूसरी घटा यानी इसको कम होना बोलते हैं। यहाँ पे बादल जो छाया है उसको, और घमंड किसी का घमंड का कम होना, तो ये यमक अलंकार में होता है। ऐसे ही सेंटेंस जैसे वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, तो 3 बेर का मतलब एक हो जाएगा कि 3 बेर यानी वो फल खाती है, और एक हो जाएगा समय, समय को वो बताता है कि वो 3 बार खा रही है। ठीक है। उसके बाद है बच्चा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। इसमें एक शब्द आएगा लेकिन वो कई अर्थों को अपने अंदर समेटे हुए रहता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चूर। यहाँ पानी जो दिया है ये यहाँ मोती के लिए, मानुष के लिए और चूर यानी सबके लिए क्या है? ये अर्थ अलग अलग समेटे हुए हैं। जैसे पानी होता है, मोती पे भी पानी लगाया जाता है, यानी मोती की चमक बढ़ाने के लिए उस पे लाइट दिया जाता है पानी का, तो उस तरीके से मोती जो है वो लाइट बाद अगर वो निकल जाता है तो मोती का जो लाइट होता है वो कम हो जाता है, यानी उसकी चमक कम हो जाती है। मनुष्य के लिए भी पानी पानी यहाँ पानी इज्जत से ले लेगा, रिलेट कर लेगा, यानी मनुष्य का क्या है? पानी यानी इज्जत से, अगर इज्जत उसके पास नहीं है तो उसका भी रुतबा कम हो जाता है। चून का मतलब होता है कि चून में भी अगर आप पानी ना डालें तो यहाँ देखिए चून दिया है, चून का मतलब होता है चूना और पानी। चूने का अस्तित्व पानी से के बिना नहीं होता है, यानी कि जब तक आप चूने में पानी मिक्स नहीं करेंगे वो आपके लेपन के यूज में नहीं आ सकता, यानी वो अपने पूर्ण रूप में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक शब्द जो है यहाँ 3 लोगों के लिए अलग अलग अर्थ दे रहा है। ऐसे ही होता है श्लेष। श्लेष में एक शब्द रहेगा और वो अर्थ को क्या होगा? अलग अलग देगा, सबके लिए अलग अलग देगा। तो बच्चा आपने ये समझ लिया, आपको तीनों इसका मिल गया, और कैसे होते हैं आप समझ लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बुक ओपन करेंगे और एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर दिया है अर्थालंकार। अर्थालंकार के यहाँ मैंने 5 पार्ट लिए हैं जो कि सीबीएसई में दिया हुआ है। ये 5 आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आपको 3 आपके ये एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। अतिशयोक्ति और मानवीय, मतलब 5 आप पढ़ लीजिए। उपमा में क्या होता है? देखिए अर्थालंकार में आपको 3 खास करके ध्यान देने हैं, मानवीकरण, उपेक्षा और उपमा। इसमें आपको ये वैसे तो सारे बेनिफिट है आपके लिए, आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, तो ये इन तीनों को ज्यादा आप ध्यान देंगे। देखिए उपमा अलंकार पे आते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है? इसका ये होता है कि जहाँ पे रूप गुण की अधिक समानता होती है, ठीक है, एक वस्तु का परिचय दूसरी वस्तु, यानी एक वस्तु ऐसी है और ठीक दूसरी वस्तु उसी के समान है, यानी समानता दिखाया जाए, एक परिचित वस्तु से दूसरा किया जाए, समानता दिखाया जाए, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है बच्चे, उसमें वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द में ये आपको दिखाई देंगे, सा, सी, से, सम, सरिस, यानी किसी भी पंक्ति में अगर आपको ये मिल गया सा, सी, से, सम और सरिस, तो आप मान लीजिएगा कि वो क्या है? उपमा अलंकार है। कहीं कहीं ही अर्थ के आधार पे वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो बाकी
95% आप अगर आपको मिलता है तो ये क्या होगा, आपका उपमा अलंकार ही होगा। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चाँद सा सुंदर मुख, चाँद सा क्या सुंदर मुख, चाँद के समान क्या है, एक मान लीजिए जो मुख है उसकी तुलना किससे कर दी गई है, एक तुलना नहीं मतलब समानता दिखाई जा रही है कि किसी बच्चे का मुख कैसा है, चाँद के समान। मान लीजिए किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो लोग बोलते हैं बहुत सुंदर बच्चा हुआ है, कोई उसी को बता देता है समानता दिखाने के लिए कि चाँद सा सुंदर बचा हुआ है, तो वो चाँद की तरह नहीं होता, लेकिन उसकी सुंदरता को इसके साथ क्या कर दिया जाता है, समानता को दिखा दिया जाता है। उसके बाद देखिए जैसे सरिस है, पीपर पात सरिस मन डोला, एक ये एग्जाम्पल हो गया। तो पीपर पात यानी पत्ते के पीपल का जो पत्ता होता है उसके समान सरिस आ गया, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपल का जो पत्ता होता है वो मन से उसको क्या कर दिया गया, समानता दिखा दिया गया कि जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी भी हवा का झोंका पाता है तो हिलने डुलने लगता है, वैसे हमारा मन भी क्या होता है, अभी कभी यहाँ है तो कभी और जगह चला जाता है। ठीक है, तो यानी आपको कहीं भी ये चीजें दिख जाए तो आप मान लीजिएगा कि वहां पे क्या है, उपमा अलंकार है। उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, उपमेय और उपमान। क्या होता है उपमेय और क्या होता है उपमान? उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाए और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पे देखिए ये पंक्ति दिया हुआ है, इसमें उपमेय और उपमान क्या होगा। उपमान याद रखेंगे कि जब भी उपमान क्या होता है, मानी गई वस्तु होती है जिससे आप तुलना या समानता या कल्पना दिखा रहे हैं, उसमें जो आप जिस वस्तु को मानेंगे वही क्या होगा, उपमान होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ चांद के समान माना गया है, मान क्या है, और अधिकांशतः तो वो प्राकृतिक वस्तु की ही तुलना यानी दिखाया जाता है, उसी से कंपेयर किया जाता है। और उपमान यहाँ पे हो जाएगा मुख। क्या होगा, मुख कैसा है, ये उपमान है, इसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, किससे, चांद से। तो आप ये चीज जरूर ध्यान देंगे, उसमें उपमेय और उपमान छाटना जरूर सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे बच्चा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें रूप गुण समानता पे मतलब इतनी एक वस्तु और दूसरी वस्तु की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है, यानी संभावना या कल्पना दर्शाया जाता है कि ये वस्तु वैसी हो सकती है। ठीक है, और उसमें आपको वाचक शब्द मिलेंगे, जनो जानो, जो, मनो मानो इत्यादि। यानी आपको वहां पे जरूर इस जो भी पंक्ति दी रहेगी उसमें जनो जानो, जो, मनो मानो आपको जरूर दिखाई देगा, आप पहचान लेंगे इसलिए कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक पंक्ति कि सोहत ओढ़त पीठ पर श्याम सलोने गार, मनो, देखिए आ गया ना, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अर्थात सोहत ओढ़त पीठ पर, इस पे जो भी कवि है वो बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा होता है, सांवला होता है, सब लोग जानते हैं कि सांवले वर्ण के हैं वो। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे पीले रंग का वस्त्र इतना सुशोभित होता है कि जैसे लगता है जो याचक होता है कि मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात, जैसे उसे प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसे ये प्रतीत हो जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ही उसके सामने खड़े हुए हैं। यानी कि नीले रंग के पर्वत पर जब सूर्य का आतप परियो प्रभात यानी सूर्य जब आके पड़ता है तो उस याचक को यह महसूस होता है कि उसके सामने भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र को धारण करके खड़े हुए हैं। तो ये वो मान रहा है, यानी कि कल्पना कर रहा है, संभावना जता रहा है, अपने इष्ट को वो याद करते, उस वस्तु को देख के अपने इष्ट को वो याद कर ले रहा है। ऐसी अगर कंडीशन, ऐसा भी कहीं आपको कंडीशन दिखे, और इजी तो या मैंने आपको बता ही दिया है ट्रिक के माध्यम से कि, तो आप इसे समझ लीजिएगा। अगली बार है आपका ये नेक्स्ट रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें अभेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। रूप गुण समानता पे किसी वस्तु में दो वस्तुएं होगी, उसमें क्या हो जाता है, अभेद। अभेद का मतलब है भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है, याचक कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जो वस्तु देख रहा हूँ या मैं जो वस्तु मेरे सामने है वही चीज है कि नहीं है। और एक चीज यहाँ ट्रिक के रूप में आपको क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिल जाएगा बीच में, जैसे दिया है चरण कमल बंदो हरिराय। जो याचक है जब प्रभु के चरणों में जाता है तो उसे समझ ही में नहीं आता है कि वो चरण को छू रहा है कि कमल को छू रहा है, क्योंकि भगवान के चरण जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं और कमल की पंखुड़ियां जो होती है वो भी बहुत कोमल होती है।
ठीक है बच्चा। अब अगला है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, जब कहीं भी किसी भी पंक्ति में अतिरंजित वर्णन हो। अतिरंजित वर्णन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि वो अपनी जो उसकी क्या है वास्तविकता है उससे वो परे हो जाता है। जैसे यह एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, ये आप खुद ही समझ लेंगे क्योंकि बातें बहुत इसमें बढ़ा चढ़ा के कही जाएगी। बाढ़ न पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। अर्थात जब किसी लोग को कोई मार भी नहीं रहा है, यानी बाढ़ यानी कोई भी अस्त्र उसके पास पहुंचा नहीं है, तब तक जो शत्रु है वो क्या होता है, भू पे गिर जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे अतिरंजित क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है, बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। अगला है मानवीकरण अलंकार। इसमें देखिए मानवीकरण में ये होता है, जड़ प्रकृति पे मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। यहाँ पे यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं में जहाँ भी मनुष्य की क्रियाओं का क्या हो जाता है, वर्णन होता है, उसके गुण जो होते हैं, उसके क्रियाकलाप, हम मनुष्य हैं, हमारी जो क्रियाकलाप है ना वो प्रकृति के रूप में जब दिखाया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो बंठन बनना, सजना, संवारना, ये सब किसका है, मनुष्य की क्रियाएं हैं। और यहाँ मेघ के लिए बोला गया है, यानी बादल के लिए। अब बादल तो सज के नहीं आता है बच्चा, लेकिन फिर भी यहाँ बोला गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की क्रियाओं पे क्या हो गया है, प्रकृति का वर्णन हुआ है। ठीक है बच्चा, आप देख लीजिएगा, ये छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और एक्सरसाइज जो है वो आप कर लीजिए। धन्यवाद।